समायरा की बात सुनकर दक्ष कहता है, आपकी बात सुनकर मुझे किसी की याद जरूर आ गई, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन भी तो हो सकता हूँ और आप तो मुझे जानते भी नहीं है। जिसके जवाब में समायरा खुद से कहती है, जानने के लिए ही तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूँ। और फिर दक्ष से कहती है, तो क्या हुआ, दोस्ती होने के बाद एक दूसरे को जान लेंगे। जिसके बाद दक्ष अपने वॉच को देखता है और कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। इतना कहने के बाद दक्ष वहां से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद दक्ष सूटकेस खोलता है जिसके अंदर एक मास्क रखा हुआ है जो काले रंग है और उस मास्क कोई लगाए तो उसके आंख के नीचे का पूरा चेहरा ही ढक जाए और सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई देगी। जिसके बाद वह उस मास्क को निकालता है और अपने आसपास देखता है और फिर उसे अपने चेहरे पर लगा लेता है और वह मास्क दक्ष के आधे चेहरे को ढक लेता है जिसमें उसकी आंखें से लेकर माथे तक का चेहरा ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह मास्क को उतारता है और अपने जैकेट में छुपा लेता है और फिर दूधका से लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वह वॉशरूम से बाहर आता है उसे समायरा दिखाई देती है। जिसके बाद समायरा उसके सामने आ जाती है और कहती है, कितना टाइम लगा दिया बाहर आने में, ऐसा भी क्या कर रहे थे अंदर। लेकिन दक्ष उसे इग्नोरे करते हुए वहां से जाने लगता है। तभी कुछ लड़के आकर समायरा को छेड़ने लगते हैं। यह देखकर दक्ष रुक जाता है और समायरा को देखने लगता है और समायरा दक्ष की तरफ देखते हुए उन सभी लड़कों से कहती है, तुम जानते नहीं हो कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना ताकतवर है। अगर किसी ने मुझसे बदतमीजी की तो वह तुम सबको छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद एक लड़का दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, जॉन यह लड़का, लेकिन यह तो तुम्हें घास भी नहीं डाल रहा है। इसके बाद वह एक चाकू निकालता है, दक्ष को दिखाते हुए कहता है, क्या बे तुम हम सब पीटेगा क्योंकि हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की इसलिए। लेकिन तभी दक्ष उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और कहता है, अगर तुम लोग 10 सेकंड में यहाँ से नहीं गए तो मैं जरूर तुम सबको इतना पीटूंगा कि तुम्हें मुझे उलझने के लिए बहुत ज्यादा दुहक होगा और यही कहोगे कि काश तुम सब ने मेरा कहा मान लिया होता। लेकिन वह लड़का दक्ष की तरफ चाकू करते हुए कहता है, यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ है। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर मार भी डाला ना तो कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी दक्ष भी उसे कहता है, एक्जेक्टली मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई भी सीसीटीवी सर्वेलेंस नहीं है। अगर मैंने तुम्हें गलती से यहाँ मार डाला तो कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और किसी को सबूत भी नहीं मिलेगा कि मैंने तुम सबको मारा है। लेकिन उस लड़के को दक्ष की बात पसंद नहीं आती है और वह कहता है, तुझे पता नहीं हम किसके लिए काम करते हैं। जिसके बाद दक्ष कहता है, क्यों, मेरा उसे जानना जरूरी है। इतना कहने के बाद दक्ष समायरा की तरफ देखने लगता है और कहता है, आपको देखकर ऐसा लगता है आपको अच्छी मार्शल आर्ट आती होगी, इसलिए आप इन सब को संभाल लेंगी, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर दक्ष वहाँ से चला जाता है। दक्ष फिर मॉल के एक कपड़े की शॉप में चला जाता है। लेकिन दक्ष अंदर गया ही था कि वहां पर समायरा आ जाती है। जिसे देखकर दक्ष कहता है, क्या हुआ, आप इतनी जल्दी आ गई। जिसके जवाब में समायरा कहती है, मैंने उन्हें पुलिस की धमकी दी और उनकी आंखों में पेपर स्प्रे मार छिड़क दिया और भाग गई। जिसके बाद दक्ष कहता है, ठीक है, अब मुद्दे की बात करे। दक्ष की बात सुनकर समायरा कहती है, मुद्दे की बात, कौन से मुद्दे की बात। जिसके बाद दक्ष मुस्कुराते हुए कहती है, आप मेरे पीछे आई है जिसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। आप ऐसे ही तो मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहेंगे, तो बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए। दक्ष की बात खत्म होते ही समायरा कहती है, मुझे तुम चाहिए, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। दक्ष में अपना सर हिला देता है और सूटकेस को एक तरफ रखकर कपड़े देखने लगता है और समायरा पर ध्यान भी नहीं देता है। एक ब्लैक सूट दक्ष अपने लिए निकालता है और उसे लेकर ट्रायल रूम में चला जाता है। लेकिन तभी समायरा भी अंदर घुस जाती है।
जिसे देखकर दक्ष उसे बाहर जाने को कहता है, लेकिन समायरा बाहर नहीं जाती है, जिसके बाद दक्ष ही बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन समायरा उसे बाहर नहीं जाने देती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। दक्ष उसे सामने से हटने को कहता है, लेकिन वह नहीं हटती है, जिसे देखकर दक्ष उसके कंधों को पकड़ता है और उसे एक तरफ कर देता है और कहता है, मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूं, और दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन तभी वह समायरा उसके जैकेट को पकड़ लेती है, जिसके बाद दक्ष कहता है, 2 घंटे के बाद मैं मॉल के कैफेटेरिया में मिलता हूं, हम वही बात करेंगे, ठीक है? और मैं तुमने जो कहा उसके बारे में भी सोचूंगा। दक्ष की बात सुनकर समायरा उसके जैकेट को छोड़ देती है और दक्ष की जगह पर समायरा बाहर चली जाती है। समायरा देखती है कि आसपास के लोग उसे ही देख रहे हैं, जिसके बाद वह मन में कहती है, इस लड़के को कैसे अपने साथ लेकर जाऊं? सर ने कहा था कि यह लड़का थोड़ा सा अजीब है, लेकिन थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अजीब है। अब तक इसके जगह पर कोई और होता तो अब तक मेरे आगे पीछे घूमने लगता है, और इसके ऊपर तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ा जब उन लड़कों को मैंने खुद को छेड़ने को कहा तो, लेकिन इसने उनको धमकी तो दी, लेकिन खुद ही वहां से भाग गया मुझे छोड़कर। लगता है कुछ और प्लान करना होगा। तभी दक्ष बाहर आ जाता है और शॉप ओनर के पास जाकर उसे सूट का पेमेंट करता है और वहां से जाने लगता है। फिर कुछ देर तक दक्ष मॉल में यहाँ वहां घूमने लगता है और अपने मोबाइल में कुछ करता भी रहता है। यह सब समायरा दूर से ही छुपकर दक्ष को देखे जा रही है। वो समझने की कोशिश कर रही है कि दक्ष आखिर कर क्या रहा है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दक्ष 2 घंटे तक पूरे मॉल में घूमते रहता है और समायरा देखती है उसके हाथ में जो सूटकेस है वह उसे संभाल कर रख रहा है, उसे किसी को नहीं दे रहा है, जिसे देखकर उसे लगा कि सूटकेस में कुछ खास चीज है जिसे वह किसी को नहीं दे रहा है। तभी दक्ष मॉल के कैफेटेरिया की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर समायरा भी उस तरफ जाने लगती है और दक्ष से पहले जाकर एक टेबल के पास जाकर बैठ जाती है और दक्ष के आने का वेट करने लगती है। तभी दक्ष उसके पास आकर उसके सामने टेबल की दूसरी तरफ बैठ जाता है और फिर दक्ष अपने सूटकेस को नीचे अच्छे से रख देता है और एक पपेर बैग भी उसके साइड में रख देता है, जिसमें खरीदा हुआ सूट रखा हुआ है। समायरा दक्ष के सूटकेस को देखते हुए कहती है, तुम्हारे इस सूटकेस में क्या रखा हुआ है? जिसके जवाब में दक्ष कहता है, कुछ खास नहीं है, आप काम की बात करो। जिसके बाद समायरा कहती है, ठीक है, फिर सीधे मुद्दे की बात करती हूँ, तुम मुझे पसंद आ गए तो तुम मेरे फ्रेंड बनो या फिर बॉयफ्रेंड बनो। बॉयफ्रेंड बनोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, लेकिन दक्ष उसकी बात को काटते हुए कहता है, फ्रेंड बनूंगा तो ज्यादा फायदे में रहूंगा। दक्ष की बात को सुनकर समायरा कहती है, वो कैसे? जिसके जवाब में दक्ष उससे कहता है, आपकी बातों से लगता है आपका कभी कोई दोस्त नहीं रहा है, जिस वजह से आपको पता नहीं है कि फ्रेंड किस काम आता है और क्यों जरूरी होता है। इसलिए आप पहले दोस्ती का मतलब जान लीजिए, और दोस्ती का रिश्ता दिल से बनाया जाता है और यह किसी से भी किया जा सकता है, जानवरों से भी और इंसानों से भी। इसके बाद दक्ष आगे कहता है, पहले यह बताओ कि आपका पहले कोई फ्रेंड बना है या नहीं? समायरा नामे अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं, कभी भी मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे पाला है मेरी के गुजर जाने के बाद, और उन्होंने मुझे किसी से भी फ्रेंडशिप करने से मना कर रखा था, और क्योंकि वह मुझे किसी और चीज के लिए तैयार कर रहे थे और उसमें कोई भी। इतना कहते कहते ही समायरा रुक जाती है और दक्ष को देखने लगती है और आगे कहती है, बस तुम यह समझ लो कि तुम मेरे पहले फ्रेंड बनने वाले हो। जिसके बाद समायरा दक्ष की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, फ्रेंड्स। दक्ष भी अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन जैसे समायरा दक्ष से हाथ मिलाती है वैसे ही उसे एक विजन दिखाई देता है कि दक्ष लाशों की ढेर के ऊपर बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ बहुत ही लाशें और है, जिन्हें बहुत ही
बुरी तरफ से मारा गया है। जिनमव किसी के हाथ नहीं है तो किसी के पैर नहीं है, कुछ के सर उनके धड़ से गायब है तो किसी का शरीर दो हिस्सों में बंटा हुआ है, और साथ ही वहां पर बहुत जंगली जानवरों की लाशें भी मौजूद है जो अलग अलग तरह के हैं, जिन्हें उसने भी कभी नहीं देखा है। और फिर समायरा को कुछ लोगों के दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देने लगती है, जिन्हें सुनकर वह अचानक ही दक्ष का हाथ छोड़ देती है और फिर दक्ष को देखने लगती है जो बिना इमोशन के उसके सामने बैठा हुआ है और एक मामूली सा लड़का लग रहा है, और खुद से कहती है क्या जो मैंने देखा वह सच था या फिर सिर्फ एक प्रेडिक्शन। लेकिन आज तक मैंने जो भी देखा किसी का हाथ पकड़कर वह सच ही देखा है, लेकिन इसके अंदर से तो कोई भी पावर महसूस नहीं हो रही है। लगता है मुझे फिर से इसका हाथ पकड़ना होगा, लेकिन कैसे? तभी दक्ष कहता है क्या हुआ, मुझसे दोस्ती नहीं करनी क्या? समायरा नामे अपना सर हिलाते हुए कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूँ और मैंने देखा कि तुम भूत सी लाशों के बीच बैठे हुए हो। जिसके जवाब में दक्ष कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन यह गलत है। मैंने बहुत से लोगों को अपना हाथ दिखवाया है, उन सभी भी अलग अलग कहना है। कोई मुझे राजा कहता है, कोई मुझे शैतान कहता है, कोई डीमन तो कोई मामूली इंसान। एक ने हद ही पार कर दी, उसने कहा कि मैं इस दुनिया का ही नहीं हूँ। इतना कहने के बाद दक्ष हंसने लगता है और कहता ही अब बताओ मैं किसकी बात में विश्वास करूं? दक्ष की बात सुनकर समायरा भी हंसने लगती है और कहती है शायद मैंने भी गलत प्रेडिक्शन किया होगा, जिस वजह मुझे ऐसा लगा। क्या मैं दोबारा तुम्हारा पकड़कर देख सकती हूँ? और हाथों की लकीरें भी दक्ष हाँ में अपना सर हिलाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, जिसके बाद समायरा दक्ष के हाथ की लकीरों को ध्यान से देखने लगता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद उसे दिखाई देता है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिससे एक लड़की नीचे गिरती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जमीन से उसका चेहरा टकराने की वजह से उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। तभी वहां पर दक्ष दौड़ते हुए आता है और उसके सर को अपनी गोद में रखकर रोने लगता है। फिर वह उसे उठाकर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वह बिल्डिंग की छत की तरफ देखता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी समायरा सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, लेकिन वह यह देख पा रही है दक्ष के शरीर में बहुत से तीर है और उसका शरीर खून से लहूलुहान है। वह किसी के ओर बढ़ रहा है और कह रहा है जिंदगी के बदले जिंदगी। लेकिन आगे चलकर समायरा देखती है कि वहां पर वह खुद भी मौजूद है और आंसू बहा रही है, और वहां पर राजीव सिन्हा के परिवार से चंदेश और उसकी पत्नी चंद्रिका और शकुंतला अवस्थी के परिवार से अविनाश और उसकी पत्नी यामिनी को देखती है जो किसी से लड़ रहे हैं। इसके बाद समायरा को विजन टूट जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है और वह दक्ष का हाथ छोड़ देती है और वह दक्ष को देखने लगती है, जिसके बाद दक्ष कहता है क्या देखा फिर आपने मेरे बारे में? जिसके जवाब में समायरा उससे बात छुपाते हुए कहती है पहले तो तुम यह आप कहना बंद कर दो, अब हम दोस्त हैं। जिसके जवाब में दक्ष हाँ में अपना सर हिला देता है, जिसके बाद समायरा आगे कहती है मैंने देखा कि हमारा सफर बहुत आगे तक है, हम आगे भी मिलते रहेंगे चाहे जो हो जाए। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। इसके बाद वह अपनी जगह से उठ जाती है और खाने के लिए कुछ लेने को चली जाती है, जिसके बाद दक्ष कहता है इसने कुछ ऐसा देखा है जिसे यह मुझसे कुछ छुपा रही है। कुछ देर तक दक्ष और समायरा बातें करते हैं और नंबर एक्सचेंज करते हैं, जिसके बाद वह दोनों वहां से चले जाते हैं। समायरा मॉल से निकलने के बाद सीधे राजीव सिन्हा के घर पहुंच जाते हैं। तब तक राजीव सिन्हा भी अपने तीनों साथियों के साथ हल्द्वानी से आ चुका था और वह सभी समायरा का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही समायरा घर पहुंचती है, सभी लोग उसे अपने साथ बैठने को कहते हैं। वहां पर साक्षी और अमृता को छोड़कर घर के सभी लोग मौजूद हैं। अमित फिर समायरा की तरफ देखते हुए कहती है हमें बताओ तुम्हें उसके बारे में क्या पता चला है? समायरा सभी को देखते हुए
मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आप सभी लोग मुझे पहले दोस्ती का मतलब बता सकते हो? समायरा का सवाल सुनकर सभी उसे अजीब नजरों से उसे देखने लगते हैं, जिसके बाद चंद्रेश कहता है, दोस्ती का रिश्ता भी पारिवारिक रिश्ता जैसा होता है, लेकिन यह रिश्ता विश्वास पर टिका होता है और हमारा दोस्त हमारी खुशी में खुश होता है और हम अपने दुख दर्द में हमारा दोस्त शामिल होता है और उसे एक अच्छे इंसान बनने की सीख देता है और उसकी हर मुसीबत में उसका साथ देता है और सही रास्ता दिखाता है। यह रिश्ता दिल से बनता है और अगर किसी लड़के का कोई लड़की दोस्त है या लड़की का कोई लड़का दोस्त है तो यह दोस्ती का रिश्ता कभी कभी प्यार में भी बदल जाता है। इसके बाद चंद्रेश अपनी पत्नी चंद्रिका की तरफ देखने लगता है और मुस्कुरा देता है। इसके बाद समायरा हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, अच्छा तो दोस्ती इस तरह की होती है, तो क्या अगर मेरा कोई दोस्त बनता है तो मुझे उसकी हर मुसीबत में उसका साथ देना होगा? चंद्रेश हाँ में जवाब देता है और आगे कहता है, अब हमें उस लड़के के बारे में बताओ। जिसके बाद समायरा उन सभी को एयरपोर्ट से मॉल तक जो कुछ भी हुआ वो सब बातें बता देती है, लेकिन उनसे दक्ष से दोस्ती वाली बात नहीं बताती है। जिसके बाद चंद्रकला उससे सवाल करती है, तुमने उसका पास्ट देखा, उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया कि वह आगे क्या करने वाला है? जिसके बाद समायरा एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मैंने उसका पास्ट देखने की बहुत ही कोशिश की लेकिन मैं उसका पास्ट नहीं देख पाई। लेकिन समायरा ने जो देखा वह उन सभी को बता देती है। सुनकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जिसके बाद भार्गव उससे सवाल करता है, क्या तुमने उस लड़की का चेहरा देखा जिसे तुमने बिल्डिंग की छत से गिरते हुए देखा? नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि वह छत से गिरी और उसका पूरा चेहरा खराब हो गया। लेकिन दक्ष उसके पास दौड़ते हुए आया और उसके सर को अपनी गोद में लिया, लेकिन वह लड़की मरी नहीं थी, जिस वजह से दक्ष उसे उठाकर वहां से चला गया। लेकिन उसने एक बार बिल्डिंग की छत की तरफ जरूर देखा और फिर जैसा कि बताया वह किसी को मारने के आगे बढ़ रहा था और कह रहा है कि जिंदगी के बदले जिंदगी, और उसका पूरा शरीर चाकू छुरी और तलवार के साथ लुहान था और किसी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसे रोकने चंद्रेश सर अपनी पत्नी और शकुंतला मैम के बेटे अविनाश सर और उसकी पत्नी के साथ उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें दो लोग रोके हुए, वह दोनों उन्हें रोके हुए हैं, आगे बढ़ने ही दे रहे हैं और दोनों भी सुपर पावर वाले लोग थे। लेकिन मुझे उनका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अगर मैं उनसे कभी भी वो दोनों मेरे सामने आएंगे तो मेरा जो विजन है वह साफ हो जाएगा और मैं उन दोनों को भी पहचान लूंगी, समायरा कहती है। इसके बाद चंद्रिका कहता है, दक्ष जिसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, क्या तुम उसे पहचानती हो? समायरा नामे सर हिलाते हुए कहती है, मैं उसे भी नहीं पहचान पाई। ऐसा क्यों है पता नहीं, लेकिन वह आपका रिश्तेदार ही है या करीबी इंसान है जिसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच होगी और वह एक लड़का है और यह सब उस लड़की के छत से गिरने के बाद ही स्टार्ट हुआ है। चंद्रकला समायरा को देखने लगती है जो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई है और वह उसे देखते हुए कहती है, समायरा तुम किन ख्यालों में डूबी हुई हो? जिसके जवाब में वह कहती है, आज पहली बार कोई मेरा दोस्त बना है तो उसके बारे में ही सोच रही हूँ। आज रात को मैंने उसे डिनर के लिए कहा है तो सोच रहे हूँ कि उसे कहाँ लेकर जाऊँ। वह बहुत ही सिंपल दिखता है, लेकिन जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो मैंने कुछ अलग ही चीज देखी। लेकिन बाद में मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसकी जिंदगी वह सब एक पल ही मिट गया। मैं चीज को दोबारा देख ही नहीं पा रही हूँ। यह सब क्यों हो रहा हो, मुझे उससे मिलते रहने के बाद ही पता चलेगा। इतना कहकर समायरा वहां से जाने लगती है और कहती है, अगर मुझे उसके बारे में और भी जानकारी मिलती है तो मैं आप सभी को बताऊंगी। और हाँ, एक बात और, वो लड़का अभी दिल्ली में ही है, आप सब चाहे तो उसे पकड़ सकते हैं। उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ कि वह कहाँ पर है, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। इतना कहकर वह से चली जाती है।
समायरा के जाने के बाद चंद्रिका कहती है, आज पहले बार मैंने समायरा में कुछ अजीब देखा है। वह जो दोस्ती करना पसंद नहीं करती है, वह आज एक लड़के से मिलने के लिए जा रही है और दोस्ती के बारे जानना चाहती है। लेकिन तभी राजीव कहता है, अच्छी बात है, इसे भी तो किसी के साथ की जरूरत है। जिंदगी में बेचारी अकेली रहती है, लेकिन अब इसके लाइफ में भी कोई आ गया। लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई कि वह दो पावरफुल लोग थे कौन जिनका जिक्र समायरा ने किया था। जल्द से जल्द ऐसे लोगों को खोजो जिनके पास सुपर पावर मौजूद है, क्योंकि जिनके पास सुपर पावर होती है उनके शरीर का ऑरा ही अलग होता है। और यह भी पता करो कि दक्ष किन किन लड़कियों को जानता है, क्योंकि अगली लड़ाई हम नहीं बल्कि हमारे बच्चे लड़ने वाले हैं और मैं हारते हुए नहीं देख सकता हूँ। राजीव की बात सुनकर सभी दक्ष के सभी दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों के बारे खोजबीन करने के लिए अपने अपने आदमियों को लगा देते हैं। तभी वहां पर एक इंसान आता है और कहता है, मुझे आने में देरी तो नहीं हो गई। जिसके जवाब में चंद्रेश कहता है, अली तुम आ गए। अरे कोई देर नहीं हुई है, बस हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद वह उसे बैठने को कहता है और आगे कहता है, हमने जो फोटो तुम्हें भेजी थी उसके बारे में कुछ पता चला। जिसके बाद अली कहता है, हाँ मैं उसी का पीछा कर रहा था, मैंने उसका एयरपोर्ट तक पीछा किया, वहां मैंने समायरा को उस लड़के दक्ष के साथ देखा। जिसके बाद मैं समझ गया कि आप लोगों ने ही उसे बुलवाया है, इसलिए मैं फिर दक्ष के साथ आज जो बूढ़ा आदमी था उसकी जन्म कुंडली निकालने लगा। अली बात सुनकर सभी उसकी बात को ध्यान से सुनने लगते हैं। अली अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, आज मैं रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए गया था और मैंने वहां पर आप लोगों की भेजी गई वो फोटो को देख ही रहा था कि तभी मुझे वही इंसान यानी दक्ष दिखाई दिया। तो मैं कुछ देर वही रुका रहा और उन पर नजर बनाए हुए था। दक्ष के साथ बैठा बूढ़ा आदमी ने उसे एक सूटकेस दिया था और फिर बातें करने लगे, लेकिन मैं उनकी बातें सुन नहीं पाया क्योंकि तभी मुझे वहां पर किसी खतरनाक इंसान के होने का एहसास हुआ जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर था। मुझे लगा आप सब में से कोई वहां आया है। जिसके बाद मैं पूरे रेस्टोरेंट में आप लोगों को खोजने लगा, लेकिन आप सब नहीं मिले तो पता चला यह कोई और ही है। लेकिन मुझे वह इंसान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे वह बूढ़ा आदमी अजीब नजरों से देखने लगा, जैसे वह समझ गया हो कि मैं उन पर नजर रखा हुआ हूं। जिसके बाद वह दोनों वहां से निकलकर चले गए और मैं उनका एयरपोर्ट तक पीछा किया, जहां से दक्ष का पीछा समायरा ने किया। और मैं एयरपोर्ट में अपने कुछ कनेक्शन के जरिए उस बूढ़े आदमी के बारे जानकारी निकालने लगा। जिसके बाद मुझे पता चला कि वह आदमी पेरिस से आया था, वह सूटकेस लेकर, और उसे उसने दक्ष को दे दिया था। इसके बाद मैंने अपने कुछ आदमियों को उस बूढ़े इंसान की फोटो दे दिया और उसकी पूरी जानकारी निकालने को कह दिया है। कुछ ही देर में मुझे जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद राजीव कहता है, क्या तुमने कुछ सुना? वह दोनों किस बात बारे में बात कर रहे थे? इसके बाद अली कहता है, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं सुन पाया, लेकिन मैंने उनकी कुछ बातें सुन ली थी। वो बूढ़ा आदमी अपने मरने की बात कर रहा था और आगे की जिम्मेदारी दक्ष को लेने को कह रहा था। दक्ष अगले हफ्ते फ्यूनरल में आने की बात उसी बूढ़े आदमी की। इसके अलावा मैंने कुछ और नहीं सुना। अली ने इतना कहा ही था कि उसके मोबाइल की नोटिफिकेशन टोन बजती है। जिसके बाद वह मोबाइल निकालता है और उसे देखते हुए कहता है, लो आ गई जानकारी। जिसके बाद वह कहता है, उस बूढ़े आदमी का नाम विवेक है और वह पेरिस में रहता है, लेकिन वह वहां पर एक रेस्टोरेंट का मालिक है जो बेहद ही फेमस है, जिसका नाम द घोस्ट रेस्टोरेंट है, जो पेरिस के बीच में मौजूद है। और वह कुछ दिनों के बाद मर जाएगा क्योंकि उसके रेस्टोरेंट में एक हमला हुआ था जो उसके कुछ पुराने दुश्मनों ने किया और एक तलवार उसके दिल के आर पार कर दी थी। लेकिन वह अभी भी जिंदा है। कैसे जिंदा है इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है, कोई नहीं जानता है उस दिन रेस्टोरेंट में क्या हुआ। उस बूढ़े का कहना है कि उस रात रेस्टोरेंट में कोई नहीं था और कुछ लोग उसे
मारकर चले गए, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। लेकिन उस रात एक और घटना हुई थी। पेरिस का एक मशहूर गैंग का खात्मा हो गया। उस गैंग में लगभग 100 से भी ज्यादा लोग रहे होंगे, लेकिन यह किसने किया अभी तक किसी को भी पता नहीं है। अली की बात सुनकर सभी का ध्यान उस बूढ़े इंसान पर चला जाता है और चंद्रिका कहती है, फिर तो हमें उस बूढ़े इंसान को ही पकड़ना चाहिए, वह ही हमें दक्ष के बारे में कुछ ना कुछ बता सकता है। जिसके बाद राजीव कहता है, हाँ सही है, क्योंकि हम बिना कुछ सोचे समझे दक्ष के परिवार को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जब भी शर्मा परिवार ने दक्ष के परिवार की तरफ एक भी कदम बढ़ाया है तब तब उन्हें नुकसान हुआ है। और मुझे पक्का यकीन है यह सब दक्ष का ही किया धरा है, और मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ वह इंसान कौन है जिसके काले पंख है, और उसे वह मिला कहाँ, और हमें उसके बारे पता क्यों नहीं है। तभी राजीव अपना मोबाइल निकालता है और धनंजय को कॉल करके कहता है, अभी सुहास के परिवार के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाना, वरना मैं बहाने नहीं आऊंगा। भले ही अभी दक्ष वहां नहीं है, फिर भी तुम जानते हो कि दक्ष को अगर पता चला कि तुमने उसके परिवार की तरफ गलत कदम उठाया है, फिर वह दोबारा तुमसे कुछ ना कुछ छीन लेगा। इतना कहने के बाद वह कॉल कट कर देता है और फिर शैफाली को कॉल करता है और कहता है, तुम्हारे पास एक फोटो भेजी है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी चाहिए, यह तुम्हारा आखिरी काम है। इतना कहकर वह कॉल कट कर देती है। वही दूसरी तरफ शैफाली एक वाइट ड्रेस में अपना बैग लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हुई है और अपना मोबाइल देख रही है, जिसमें विवेक की फोटो दिख रही है। तभी वह अपने पीछे देखती है, शैफाली के पीछे उसके 3 आदमी खड़े हैं। यह वही है जो सालों पहले उसके साथ इंडिया आए थे, राजीव सिन्हा के घर मीटिंग के लिए, जिनके लाल रंग के पंख थे। और उन्हें विवेक की फोटो दिखाते हुए कहती है, इस इंसान को खोजो और याद रखना कि यह हमारा आखिरी काम है। इसके बाद हम इनके लिए कोई भी काम नहीं करेंगे, और रहने के लिए कोई जगह देखो। हम अब कुछ दिनों के बाद जाएंगे इंडिया। और फिर अपने मोबाइल में के वॉलपेपर को देखती है, जिसमें शैफाली और दक्ष है, जिसे देखते हुए शैफाली कहती है, दक्ष आपकी सरस्वती आ रही है, इस बार मैं आपको खोज कर रहूंगी। शैफाली की बात सुनकर वह तीनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर उनमें से एक आदमी कहता है, तो मेम, अब से हम आपको शैफाली मेम कहे या फिर मिस सरस्वती कहे। जिसके जवाब में शैफाली कहती है, मिस सरस्वती नहीं, सिर्फ सरस्वती कहिए, मेरे असली नाम से मुझे पुकारिए। आप तीनों मुझसे बड़े हैं और आप तीनों ने मुझे बचपन से पाला है और हमेशा मेरा ध्यान रखा है। और आज जब मैं अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी छोड़कर जा रही हूँ, तब भी आप मेरे साथ दे रहे हैं। आप तीनों मेरी वजह से शादी भी नहीं की है, इसलिए अब से आप तीनों मुझे अपनी बेटी ही माने। और अब से मैं आप तीनों को काका कहा करूंगी, भानु काका, शानू काका और भास्कर काका, क्योंकि आप तीनों मेरे पिता के छोटे भाई जैसे हैं। और पिताजी ने भी आप तीनों कभी पराया नहीं माना, बल्कि अपना छोटा भाई माना है। अब से हम सब शैफाली को उसके असली नाम से जानेंगे। शैफाली यानी सरस्वती की बात खत्म होने के बाद वह सभी वहां से वापस चले जाते हैं और एक बड़े से बिल्डिंग के सामने आकर रुक जाते हैं और उस बिल्डिंग को देखते हुए कहते हैं, आज हम यह रुकेंगे, फिर कल उस इंसान को खोजेंगे और फिर उसे राजीव सिन्हा के आदमियों के हवाले कर देंगे, और फिर हम उनके किसी भी काम में हाथ नहीं बटाएंगे। इसके बाद वह चारों अंदर चले जाते हैं। वही विवेक पेरिस पहुंचकर अपने द घोस्ट रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और सभी लोगों इकट्ठा करता है और रेस्टोरेंट को आज बंद करने को कह देता है। जिसके बाद बचे हुए कस्टमर्स को सर्व करने के बाद वह सभी रेस्टोरेंट के बाहर क्लोजर का साइन बोर्ड लगा देते हैं। जिसके बाद सभी लोग 4 रो बनाकर खड़े हो जाते हैं, जिनमें लड़के लड़कियां दोनों ही शामिल है और कुछ अधेड़ उम्र के इंसान भी शामिल है। वेटर से लेकर शेफ तक वह पर खड़े हैं और फिर सभी विवेक को देखने लगते हैं। जिसके बाद विवेक सभी को देखते हुए कहता है, मैं 1 हफ्ते में मर
जाऊंगा और मेरी जगह आप सभी का सेकंड कोई और बनेगा जिसकी फोटो मैंने आप सभी को भेजी है उसे देख लो। जिसके बाद सभी अपना अपना मोबाइल निकालते हैं और उस फोटो को देखने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग रेस्टोरेंट के दीवार पर टंगी फोटो की तरफ देखने लगते हैं जहां पर विवेक और दक्ष की साथ वाली फोटो टंगी हुई है। विवेक उन सभी को दक्ष की फोटो की तरफ देखते हुए देखकर उन सभी से कहता है, हाँ सही समझे, यह वही लड़का है जो मेरे साथ उस तस्वीर में है और इसका नाम दक्ष है और मेरे मरने के बाद यह जो कहेगा वह तुम सभी को करना होगा और इस लड़के कि पीछे हमारे असली बॉस रहेंगे जो अब सभी के ऊपर नजर रखे रहेंगे। उन्होंने ही इस लड़के को मेरे मरने के बाद मेरी जगह लेने को कहा है, इसलिए कोई भी इस लड़के को गुस्सा दिलाने की बात मत करना क्योंकि यह मुझसे भी ज्यादा खतरनाक इंसान है। विवेक की बात सुनकर सभी लोग एक साथ कहते हैं, घोस्ट हमेशा हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, इसलिए हम उनकी किसी भी बात को नहीं नकार सकते सर। जिसके बाद विवेक रेस्टोरेंट ओपन करने को कहता है और अपना काम करने को कहता है। जिसके बाद कुछ देर के बाद रेस्टोरेंट फिर से पहले की तरह चलने लगता है। कुछ कस्टमर्स ने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ अभी कुछ देर पहले जिस वजह से रेस्टोरेंट कुछ देर के लिए बंद था, जिसका सभी एक ही जवाब दिया, इमरजेंसी मीटिंग। सरस्वती कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देख रही है और दक्ष के साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रही है। जिसके बाद वह दक्ष के साथ बिताए एक पल में खो जाती है जिसमें वह दोनों एक झील के किनारे बैठे हुए हैं और दक्ष उससे कहता है जब काम बुरा हो तो उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि बुरे आम का नतीजा बुरा ही होता है। जिसके जवाब में शेफाली यानी सरस्वती कहती है, तुम कोई गलत काम करते हो क्या? जिसके जवाब में दक्ष कहता है, नहीं सरस्वती, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। शेफाली अपना असली नाम सुनकर चौंक जाती है और दक्ष को देखने लगती है। जिसके बाद दक्ष उसे उसका आईडी कार्ड देते हुए कहता है, तुम यह एक दिन चलते हुए गिरा दी थी और मुझे मिल गया, कितना अच्छा नाम है। सरस्वती है, लेकिन तुम अपना नाम छुपा क्यों रही हो? जिसके जवाब में शेफाली कहती, यूं कि मैं यहाँ अपने पिता के काम को कुछ समय के लिए संभालने के लिए आई हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम कुछ समय के लिए बदल दिया। जिसके बाद दक्ष कहता है, लेकिन मैं तुम्हें प्यार से सरू बुला सकता हूँ। शेफाली हाँ में अपना सर हिला देती है और वह अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। जिसके बाद सरस्वती अपना मोबाइल निकालती है जिसमें विवेक की फोटो दिखाई दे रही है और वह वहां से निकल जाती है। जिसके बाद वह कुछ देर में गोस्ट रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाती है अपने तीनों काका के साथ और अंदर चले जाते हैं। वह चारों देखते हैं वहां पर बहुत भीड़ है। जिसके बाद वह एक वेटर से पूछते हैं कि उनका मालिक कहाँ है। जिसके बाद वह उन्हें एक केबिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो वहां पर है। जिसके बाद सरस्वती अकेले उस केबिन के अंदर चली जाती है और विवेक को देखते हुए कहती है, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकती हूँ? अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो विवेक उसे बैठने का इशारा करते हुए कहता है, जरूर, क्यों नहीं, आप पहले बैठिए मिस सरस्वती। विवेक की बात सुनकर सरस्वती को हैरानी होती है और वह विवेक से कहती है, आपको मेरा नाम कैसे पता? जिसके जवाब विवेक कहता है, मुझे पता है आप कौन है। एक बार मैंने आपको देखा था जिस वजह से मुझे पता है आप कौन है। आप काम की बात कीजिए। मैं इसके बाद सरस्वती कहती है, मैं यहाँ आपसे कुछ पूछताछ करने के लिए आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सवालों का अच्छे से जवाब दें ताकि हम दोनों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। सरस्वती की बात सुनकर विवेक हाँ में अपना गर्दन हिलाता है और कहता है, ठीक है, पूछो क्या पूछना चाहती हो, मैं उसका जवाब देने की हर कोशिश करूंगा। इसके बाद सरस्वती कहती है, मेरा पहला सवाल है, आप इंडिया क्यों गए थे और किससे मिलने गए थे? विवेक हंसता है और कहता है, इतना आसान सवाल, मैं इंडिया अपने बॉस से मिलने के लिए गया था और उनका एक सामान उन तक पहुंचाने गया था। अब अगला सवाल करो। सरस्वती अगला सवाल करती है, तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? सरस्वती की बात सुनकर विवेक एक गहरी सांस लेता है
और कहता है, घोस्ट। जैसे ही सरस्वती घोस्ट नाम सुनती है उसे कुछ याद आता है और वह विवेक को देखते हुए कहती है, क्या कहा आपने घोस्ट? यह घोस्ट कौन है? मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। जिसके बारे विवेक यसे बताता है, घोस्ट हमारे बॉस का नाम है, उन्हें कोई भी नहीं जानता है मेरे अलावा। वह सिर्फ मुझे बोलते हैं जब भी कोई काम करना रहता है तब, वरना वो दुनिया के बीच एक आम इंसान बनकर रहते हैं जब तक कि कोई उन्हें नाराज ना कर दे। इसके बाद सरस्वती अगला सवाल करती है, क्या आपकी कोई गैंग है या फिर कुछ और घोस्ट किस तरह का काम करता है? विवेक जवाब में कहता है, घोस्ट कोई गलत काम नहीं करता है, वह सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करता है। ऐसे मदद करना कि कोई भी उसे देख ना पाए, जिस वजह से हमने अपने गैंग का नाम घोस्ट रखा, अपने बॉस के नाम पर। सरस्वती आगे अपने सवाल को बढ़ाते हुए कहती है, मैंने रेस्टोरेंट में देखा कि यहाँ पर बहुत से अलग अलग जगह के लोग काम करते हैं। यूँ कहा जाए कि देश के हर कोने के लोग इस रेस्टोरेंट में मौजूद है, जिनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि वह सभी किसी न किसी वजह से खुद को छुपा रहे हो। और मैंने 10 ऐसे लोगों को देखा है जिनके बारे में सुना और न्यूज में देखा है कि उनकी फैमिली को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था और कोई सबूत तक नहीं छोड़ा। और आपका बॉस उन अब की मदद कर रहा है उनका बदला लेने में। मैंने सही कहा ना? विवेक हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, आपने सही समझा, बॉस उन सभी की मदद कर रहे हैं। लेकिन यह गैंग कुछ ही दिनों में बिखर जाएगा, क्योंकि हमारे बॉस किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं जिसमें वह किसी का भी साथ नहीं चाहते हैं। विवेक की बात सुनकर सरस्वती उससे पूछती है, घोस्ट आखिर कौन है? वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा कि घोस्ट कौन है। इतना समझ लो कि वह आपके आसपास ही है, विवेक जवाब देता है। इसके बाद सरस्वती फिर वह उठने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वह कहती है, मैंने केबिन में आने से पहले दीवार पर एक फोटो देखी है आपकी, जिस फोटो आपके साथ एक लड़का मौजूद है। क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं? मुझे यकीन है कि आप उसे जानते हैं और साथ ही उसके साथ आपका रिश्ता क्या है। विवेक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह कहता है, आप उसके बारे में पहले से जानती हैं। मैं भी उसके बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ पर रहता है। इसका जवाब आपको खुद ही खोजना होगा। और बात रहे उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है, तो बस इतना जानना लो कि मेरे मरने के बाद वही इस जगह का मालिक बनेगा। लेकिन कब वो यहाँ आएगा मुझे नहीं पता। वह अभी इंडिया में है अपने परिवार के साथ। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। इसके बाद सरस्वती अपनी जगह से उठ जाती है और केबिन में घूमते हुए विवेक से कहती है, आपको हमारे साथ चलना होगा, वरना हमें आपके साथ जबरदस्ती करनी होगी। आप फोटो वाले लड़के के पास है, इसलिए मैं आपके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए आप थोड़ा कोऑपरेट करें, मैं आपको किसी भी तरह की चोट नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। जिसके बाद विवेक अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं जानता था कोई ना कोई मेरे पास आएगा मुझे लेने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं था आप मुझे पकड़ने ले आएंगी। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना काम पूरा करें, मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। इतना कहने के बाद विवेक केबिन से सरस्वती के साथ बाहर आ जाता है और रेस्टोरेंट में चिल्लाते हुए कहता है, मेरी बात सभी को याद है। विवेक की आवाज पूरे रेस्टोरेंट में गूंजती है। तभी पूरे रेस्टोरेंट में बहुत से वर्कर्स की आवाज गूंजती है, एस बॉस हमें याद है। सरस्वती और उसके तीनों साथी यह सब देख और सुनकर शॉक हो जाते हैं और विवेक को देखने लग जाते हैं। जिसके बाद विवेक उन सभी को चलने का इशारा करते हैं। जिसके बाद वह सभी बाहर आकर एक कार में बैठ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट में मौजूद कोई भी वर्कर परेशान नहीं होता है। रात के वक्त सरस्वती अपने तीनों काका के साथ विवेक को लेकर एक कारखाने में लेकर चले जाते हैं और उसके बाहर छोड़ देते हैं और राजीव सिन्हा को कॉल करके कहती है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है,
अब मैं आपका कोई भी काम नहीं करूंगी। आपने जहां उस इंसान को लाने को कहा था मैंने उसे वहां पहुंचा दिया है। अब आगे आप संभालिए। इतना कहकर वह कॉल कट कर देती है और मोबाइल के सिम स्लॉट निकालती है जिसमें 2 सिम लगे हुए हैं, जिसमें से एक सिम को निकालकर उसे तोड़ देती है और फेंक देती है और फिर अपने तीनों काका को देखते हुए कहती है, काका हमारा काम पूरा हुआ, हम कल सुबह की फ्लाइट से इंडिया अपने घर चले जाएंगे और अपनी बाकी की जिंदगी जिएंगे। इसके बाद वह चारों विवेक को देखते हैं और सरस्वती उससे कहती है, अगर नसीब में हुआ तो हम जरूर मिलेंगे। लेकिन तभी विवेक उसे देखते हुए कहता है, क्या आप मेरा एक काम करोगी, क्योंकि मैं अपने साथियों पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ लेकिन आप पर कर सकता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं कोई गलत काम करने को नहीं कहूँगा। सरस्वती हाँ में अपना गर्दन हिलाते हुए कहती है, बोलिए मैं आपका काम दूंगी। जिसके बाद विवेक कहता है, अगर दक्ष से मिलना तो उसे मेरा मैसेज दे देना, उससे कहना कि वो वापस आ चुका है और उस अधूरी चीज को खोज रहा है, लेकिन अभी वह कमजोर है जिस वजह से अपने आदमियों को भेज रहा है उसे खोजने के लिए, इसलिए मैंने उसे छुपा दिया है और उसका कोड वो खुद है। इतना कहकर वह कारखाने के अंदर चला जाता है और चारों उसे देखते रहते हैं। विवेक के जाने के बाद सरस्वती कहती है, आखिर यह किसकी बात कर रहा है और कौन वापस आ चुका है और उस तक मैं कैसे पहुंचूंगी। मैं तो यह भी नहीं जानती हूं कि वह इंडिया में कहाँ रहता है, लेकिन जब भी मैं उससे मिलूंगी तो उसे जरूर बता दूंगी कि विवेक उसके लिए विवेक ने क्या मैसेज छोड़ा है। अभी फिलहाल मुझे यहाँ से जाना है, कल इंडिया के लिए भी निकलना है। इसके बाद वह चारों वहां से चले जाते हैं। कारखाने के अंदर घुसते ही विवेक को वहां पर चंद्रेश और अविनाश दिखाई देते हैं, जिनसे वह पूछता है कि वह दोनों कौन है और उससे क्यों मिलना चाहते थे। जिसके जवाब में अविनाश कहता है, तुम इंडिया दक्ष सक्सेना से मिलने गए थे, बताओ दाख कौन है और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। जिसके जवाब में विवेक कहता है, उसके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं तो बस उससे यूं ही मिलने गया था। मैंने कुछ साल पहले उससे कुछ पैसे उधार लिए तो उसे ही लौटाने के लिए गया था और वापस आ गया। तुम दोनों इतनी सी बात पूछने के लिए यहाँ तक आ गए, फोन करके पूछ लिया होता अली के बहुत से आदमी यहाँ पेरिस में मौजूद है, किसी को मेरे रेस्टोरेंट भेज देते। विवेक के मुंह से अली का नाम सुनकर अविनाश कहता है, क्या तुम अली को जानते हो। विवेक हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ जानता हूँ, क्योंकि वह बहुत जल्द मरने वाला है, क्योंकि उसके पाप का घड़ा बहुत ज्यादा भर चुका है। और मेरी तुम्हारे लिए भी एक राय है कि अपने गलत कामों का प्रायश्चित कर लो, वरना जब मौत आएगी तब कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जब उसे गुस्सा आता है तब वह काल भैरव की तरह बन जाता है, जो सामने वाले का विनाश करने के बाद ही रुकता है। चंद्रेश कहता है, किसकी बात कर रहे हो तुम। जवाब में विवेक कहता है, वही जिससे तुम सभी अभी तक बेखबर हो, और हाँ जो तुम मुझसे जानना चाहते हो वो तुम्हें कभी भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरे अलावा यह बात किसी को भी पता नहीं है कि दक्ष कौन है और वह कौन सा काम करता था। तभी विवेक अपने गले में पहना लॉकेट निकालता है और उसे जमीन में गिरा देता है और उसे पैर से कुचलकर तोड़ देता है, जिसे देखकर अविनाश और चंद्रेश को कुछ भी समझ नहीं आता है और विवेक को ही देखते रहते हैं। और अविनाश कहता है, तुम इस लॉकेट को तोड़कर क्या बताना चाहते हो हमें। जिसके जवाब में विवेक कहता है, मैं तुम्हें नहीं बल्कि किसी को यह बता रहा हूं कि अब मैं मर चुका हूं। चंद्रेश हंसते हुए कहता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इसमें काश शक्ति है जिसके टूटते हो, जो तुम्हारी आत्मा को कैद करके राखी हुई हो। लेकिन चंद्रेश ने इतना कहा ही था कि वह दोनों देखते हैं कि विवेक के मुंह से खून निकलने लगा है और देखते ही देखते वह जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। जिसके बाद उन दोनों एहसास होता है कि विवेक सही कह रहा था। वही दूसरी तरफ सुहास एक अपने कमरे में बैठकर एक बहुत ही पुरानी किताब पढ़ रहा है। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वह कहता है, विवेक भगवान तुम्हारी
आत्मा को शांति दे और तुम्हारे मेरे पोते दक्ष का साथ देने के लिए मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। वही दक्ष भी समायरा के साथ एक बड़े रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और वह अचानक से ही रुक जाता है और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकल जाते हैं, जिसे देखकर समायरा कहती है, दक्ष क्या हुआ तुम्हारी आंखों में आंसू? दक्ष अपने आंसू पोंछते हुए उसे जवाब देते हुए कहता है, कुछ नहीं, मुझे अपने किसी की याद आ गई, तुम अपना खाना खाओ ना। जिसके बाद समायरा अपना खाना खाने लगती है, लेकिन वह दक्ष को चोरी छुपे देख रही है। लेकिन आंसू पोंछने के बाद वह नॉर्मल हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी समायरा का मोबाइल बजता है, जिसे वह उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन दक्ष उससे पहले ही मोबाइल उठा लेता है और उस पर नाम पढ़ते हुए कहता है, चंद्रेश सर, और फिर समायरा की तरफ देखने लगता है, जिसके एक्सप्रेशन बदल गए हैं दक्ष के हाथ में मोबाइल जाने की वजह से। फिर दक्ष उससे कहता है, लगता है तुम जहां पर काम करती हो वहां से कॉल आया है, यह लोग रात में भी काम कराते हैं क्या? समायरा हाँ में जवाब देते हुए कहती है, हाँ, मेरा काम ही ऐसा है कि कभी कभी मुझे रात में भी उठकर अपना काम करना होता है। समायरा की बात सुनकर दक्ष कहता है, तुम रुको, इसे मैं समझाता हूँ, जिसके बाद यह तुम्हें कभी भी रात में काम नहीं कराएगा। इतना कहकर दक्ष कॉल रिसीव करके कहता है, वह अभी किसी से बात नहीं करना चाहती है और तुम भले ही उसके बॉस हो, लेकिन किसी भी लड़की को आधी रात को कॉल करके उससे ओवरटाइम काम नहीं कराना चाहिए। अगर तुमने उसे दोबारा से आधी रात कॉल करके कुछ भी काम दिया तो मैं तुम्हारी रातों नींद छीन लूंगा, समझे? इतना कहकर दक्ष कॉल कट कर देता है और मोबाइल समायरा को दे देता है और कहता है, अगर इसने दोबारा तुम्हें कॉल किया तो मुझे बताना, मैं उसकी सच में रातों नींद छीन लूंगा। जिसके बाद समायरा हंसते हुए कहती है, ठीक है, अगर इसने अब से मुझे रात में कॉल किया तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इसके बाद वह खुद से ही कहती है, इसने चंद्रेश सिन्हा को अभी अभी बिना कुछ सोचे बहुत कुछ बोल डाला, मानना पड़ेगा इसे। वही चंद्रेश कॉल कटने के बाद अविनाश को देखने लगता है, जो हंसे जा रहा है। चंद्रेश मोबाइल को स्पीकर में रखा हुआ था, जिस वजह से उसने भी दक्ष की बात सुन ली थी। इसके बाद अविनाश कहता है, लगता है वह किसी के साथ डेट पर गई हुई है और गलती से उसके बॉयफ्रेंड ने कॉल रिसीव कर लिया और उसने तुम्हें सुना डाला। रुको, मैं माँ को कॉल करता हूँ और उन्हें विवेक के बारे बताते हैं। इसके बाद वह शकुंतला को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है। फिर विवेक की लाश को उठाकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वह पर बहुत से वेटर के कपड़े पहने हुए लोग आ जाते हैं और उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, एक वेटर कहता है, हमारे बॉस की लाश को यहीं रहने दो, हम उनकी लाश को ले जाने आए हैं और हम किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। चंद्रेश और अविनाश सोच में पड़ गए कि इन्हें कैसे पता चला कि विवेक यहाँ पर है। कुछ देर पहले सरस्वती ने ही रेस्टोरेंट में कॉल कर दिया था और विवेक के बारे में बता दिया था और उसने अपनी पहचान भी बता दी थी कि वह वही है जो उनके बॉस को लेकर गई थी। जिसके बाद कुछ वेटर समायरा की बताई हुई जगह पर पहुंच गए थे। वेटर की बात सुनकर वह दोनों उन्हें देखने लगते हैं और फिर अविनाश कहता है, चंद्रेश, हमें इस लाश को इनके हवाले कर देना चाहिए। जिसके जवाब में चंद्रेश भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, सही कह रहे हो, वैसे भी यह हमारे कुछ भी काम का नहीं है। इसके बाद दोनों विवेक की लाश को वहीं पर छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन वह कारखाने से निकलते समय सरस्वती की फेंकी हुई सिम को उठाते हुए कहते हैं, लगता है शैफाली ने अब हमसे सारे कांटेक्ट तोड़ दिए हैं। शकुंतला सभी लोगों को यह बता देती है कि विवेक मारा जा चुका है और उसने खुदकुशी है। उसे पता था कि कोई उससे दक्ष के बारे पूछताछ करने के लिए आने वाला है और वह अकेला है जिसे दक्ष के बारे में पता था। लेकिन तभी भार्गव कहता है, नहीं, वह अकेला नहीं है जिसे दक्ष के बारे में पता है, विवेक के अलावा सुहास भी। तो
है जिसे दक्ष के बारे में पता है। अब जब हम दक्ष के बारे पता नहीं लगा सकते हैं तब तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है। भार्गव की बात सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं, जिसके बाद वह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हमें कुछ समय के शांत रहना चाहिए और सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। और वैसे भी हमने शर्मा परिवार को जो हथियार और पैसे दिए थे उन्हें तो उन लोगों ने गवा डाला है। अब सिर्फ सेक्शन 01 और सेक्शन 02 बचे हुए और हम सब जानते हैं कि हमें आगे बहुत से लोगों और हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमें पहले अपनी सारी जरूरतों को पूरा करना चाहिए और सुहास के परिवार पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और जैसे ही हमें सही मौका मिलेगा हम अपनी चाल चलेंगे। सभी लोगों को भार्गव की बात सही लगती है और सभी उसकी बात के लिए मान जाते हैं और सही मौके की तलाश करने के लिए तैयार हो जाते हैं और खुद को और भी ताकतवर बनाने के लिए बात करते हैं। और अपने बच्चों को भी तभी उन्हें चंद्रेश का कॉल आता है और पता चलता है कि शैफाली अब उनके कांटेक्ट से बाहर हो चुकी है, जिसके बाद राजीव कहता है शैफाली की जगह उसके भाई काम कर रहे हैं। शैफाली ने अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों भाइयों के नाम कर दी है और वह घर छोड़कर अपनी जिंदगी जीने निकल चुकी है और उसने हमारा आज तक सभी काम किए हैं, लेकिन उसका और हमारा साथ यही तक का था और उसने हमें पहले ही यह सब बता दिया था, इसलिए उसे हम वापस आने को नहीं कहेंगे। और उसने हमें यह भी बताया है कि उसने अपनी सारी पावर्स को खत्म कर दिया है और अब वह एक आम जिंदगी जिएगी। लेकिन मैं उसके उन 3 साथियों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ जिनके लाल पंख थे। राजीव की बात सभी को समझ आ जाती है और फिर सभी दूसरी बातें करते हैं और फिर सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वही दक्ष और समायरा रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और समायरा दक्ष को उसके घर तक छोड़ने की बात करती है, लेकिन दक्ष उसे मना कर देता है। फिर कहता है नहीं, मैं कल कहीं जा रहा हूँ, इसलिए मुझे पहले घर जाना होगा, चाहो तो तुम मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने की बात कहता है। जिसके बाद समायरा दक्ष को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए निकल जाती है। समायरा देखती है दक्ष ने अभी वही ब्लैक कलर का सूटकेस रखा हुआ है और दक्ष बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखे जा रहा है, जिसे देखकर समायरा कहती है क्या हुआ, तुम बार बार अपनी घड़ी को क्यों देख रहे हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें टाइम पे रेलवे स्टेशन पहुंचा दूंगी। जिसके कुछ मिनट बाद ही वह दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन दक्ष तुरंत कार से उतरता है और समायरा से कहता है बाद में मिलूंगा, अभी मैं चलता हूं। और फिर दौड़ते हुए अंदर जाता है और भीड़ में ही कहीं गायब हो जाता है और समायरा देखती रह जाती है। कुछ देर तक समायरा आसपास अपनी नजरें दौड़ाती है, कहीं दक्ष उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, लेकिन वह भी दक्ष को खोजने के लिए वह भी उस भीड़ में कहीं गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह भीड़ में गायब होती है वैसे ही दक्ष उसके कार के पास दिखाई देता है, लेकिन अब दक्ष ने अपना ब्लैक कलर सूट पहना हुआ है जिसमें वह बहुत ही शानदार लग रहा है और कहता है चलो अब दादाजी से भी मिल लिया जाए, अब तक वो भी एयरपोर्ट पहुंचते ही होंगे। इसके बाद दक्ष रोड की तरफ भागते हुए जाता है और एक टैक्सी रोकता है और एयरपोर्ट चलने को कहता है और वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ समायरा पूरे रेलवे स्टेशन में दक्ष को खोज डाली, लेकिन दक्ष उसे कहीं भी नहीं मिला। जिसके बाद वह वापस रेलवे स्टेशन से बाहर आ गई और कार में बैठकर वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही समायरा वहां से जाती है वहां पर अली दिखाई देता है, जो समायरा को वहां से जाते हुए देखकर कहता है यह यहाँ पर क्या कर रही है, लगता है इसको भी पता चल गया होगा कि दक्ष कुछ देर पहले यहाँ आया था, जिस वजह से यह भी यहाँ उसके लिए आई होगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है? चलो अब थोड़ा सीसीटीवी फुटेज भी देख लिया जाए कि दक्ष कहाँ गया और क्या क्या किया। इसके बाद वह सीधे सिक्योरिटी रूम में चला गया जहां पर सीसीटीवी कैमरों को मॉनिटर किया जाता है। अली को देखकर वहां के लोग खड़े हो जाते हैं
और एक स्टाफ मेंबर कहता है, अली सर आप यहाँ, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, हम आपको कॉल करने ही वाले थे, देखिए ना किसी ने हमारे यहाँ की पिछले 1.5 घंटे की फुटेज डिलीट कर दी है और कोई भी उसे रिकवर नहीं कर पा रहा है। अली दिल्ली में बहुत फेमस है क्योंकि उसने दिल्ली के सभी सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया था पुलिस के कहने पर, क्योंकि वह एक अच्छा साइबर एक्सपर्ट है, जिस वजह से पुलिस बहुत से काम उसे से कराती है, जिस वजह से इन सब कामों के लिए उसे ही बुलाया जाता है। अगर कुछ ज्यादा बड़ी मुसीबत आ जाती है तो उस आदमी की बात सुनकर अली खुद से ही कहता है, मेरे आने से पहले किसने सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी, क्या यह उस दक्ष का ही किया धरा है? लेकिन वह इतनी जल्दी यह सब कैसे कर सकता है? इसके बाद अली सारी फुटेज वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सारी सीसीटीवी फुटेज वापस लाने की कोशिश करता ही है कि अचानक ही सारी सीसीटीवी फुटेज अचानक ही वापस आ जाता है। लेकिन एक भी सीसीटीवी फुटेज में दक्ष दिखाई नहीं देता है, लेकिन समायरा दिखाई देती है जो दक्ष को खोज रही है। इसके बाद अली का मोबाइल बजता है और वह कॉल रिसीव करके कहता है क्या हुआ, जिसके जवाब में सामने वाला कहता है, सर अभी अभी दिल्ली के बहुत सी जगहों के सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए थे, रेलवे स्टेशन से जो एयरपोर्ट तक की, शायद हमें लगता है कि जिसे आप खोज रहे हैं वह एयरपोर्ट की तरफ गया है। इसके बाद अली कॉल कट कर देता है और एयरपोर्ट कॉल करता है और कहता है, मैं अली बोल रहा हूँ, मुझे किसी की डिटेल्स चाहिए जिसका नाम दक्ष सक्सेना है, मुझे जानना है कि यह कहाँ पर जा रहा है और इसके साथ कौन कौन है, पूरी डिटेल्स चाहिए मुझे, इतना कहकर वह कॉल कट कर देता है और वहां से निकल जाता है। अली के वहां से जाने के बाद सभी को ऐसा लगता है कि कैमरा फुटेज उसी ने वापस रिकवर किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अली कुछ देर के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचता है, जिसके बाद उसके पास एक आदमी आता है और उससे कहता है, सर आपने जो नाम बताया था उस नाम का कोई भी यहाँ नहीं आया है और ना ही कोई उस नाम ट्रेवल कर रहा है। हाँ, लेकिन कोई सुहास सक्सेना नाम का शख्स जरूर है जिसने पेरिस के लिए टिकट किया है, लेकिन वह अभी तक नहीं आया है, 1 घंटे बाद उसकी फ्लाइट है। वही दूसरी तरफ दक्ष सुहास के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। सुहास की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा ही और वह दक्ष से कहता है, तुमने मुझे रोका क्यों एयरपोर्ट जाने से? जिसके बाद दक्ष कहता है, मैं जानता हूँ दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं, मेरा भी उनके साथ साथ एक अच्छा रिश्ता था, उन्होंने मुझे और आपको अपना परिवार माना था, अपने परिवार को खो देने के बाद, लेकिन हमें शांति से काम लेना चाहिए। सुहास फिर कहता है, उसके पास कुछ दिन और बचे थे, उसे चैन से तो जी लेने दिया होता। उन लोगों ने, लगता है वह अपने शक्तियों के घमंड में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। वह सब मेरे दोस्त थे, लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वह सब मेरे दोस्त और स्टूडेंट थे। विवेक मेरा दोस्त है और उसने ही हमारी मदद की थी जब हम इंडिया से बाहर गए थे तब। दक्ष क्या तुम मेरा एक काम करोगे? जिसके जवाब में दक्ष हाँ में अपना सर हिला देता है। जिसके बाद सुहास कहता है, क्या तुम अपने उस दोस्त से मदद ले सकते हो जो आजकल चोरी छुपे हमारी मदद कर रहा है, विवेक की मौत का बदला लेने के लिए? जिसके बाद दक्ष कहता है, दादाजी हम उससे मदद नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे शिवा है, जिसके आने वाले वक्त में आपके उन 4 स्टूडेंट्स से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। फिर हम शिवा से कहेंगे कि वह आपके दोस्त की मौत का बदला ले, लेकिन हमें अभी शांत ही रहना होगा। और आप तो जानते ही हैं कि विवेक जी जिसके लिए काम करते थे वह कितना खतरनाक है। अब तक तो उसे पता चल ही गया होगा इन सब के बारे में, और अब वह चुपचाप तो नहीं बैठने वाला है। दक्ष की बात सुनकर सुहास को कुछ याद आता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कहता है, हाँ विवेक ने मुझे एक बार कहा था कि वह जिसके लिए काम करता है वह बहुत ही खतरनाक है, अगर उसे
किसी ने मारा तो वह उस इंसान उसका बदला बहुत ही बुरे तरीके से लेगा जिसे देखकर सभी की रूह कांप जाएगी। मैं तो यह बात भूल ही गया था, लेकिन मुझे उसके फ्यूनरल में जाना है। लेकिन दक्ष उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, आप यहाँ से सीधे घर जाएंगे और शिवा को ट्रेनिंग देंगे। मैं पेरिस जाता है उनके फ्यूनरल में और उन्होंने अपना रेस्टोरेंट मेरे नाम कर दिया है, इसलिए के बाद मुझे वहाँ के वर्कर्स से भी मिलने जाना है। जिसके बाद सुहास कहता है, तो फिर कब आओगे घर, सभी तुम्हारा राह देख रहे हैं। दक्ष कहता है, 1 महीने के बाद आऊंगा, यहाँ मुझे एक काम करना है। सुहास पूछता है, कौन सा काम, जिसके जवाब में दक्ष कहता है, मैंने सुना है सिन्हा खानदान एक ऑक्शन रख रहा है। मैं उनके ऑक्शन रख रहा है तो उनके इस ऑक्शन में मुझे दिलचस्पी है। वहाँ मुझे अपने कुछ काम की चीज मिल जाए जो हमारे बहुत काम आ सकती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। माँ और चाची को कहना कि ज्यादा फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। बीच बीच में मैं कॉल करता रहूंगा, उनसे कहना कि शिवानी के बर्थडे के दिन आ जाऊंगा उसके तोहफे के साथ। जिसके बाद सुहास दक्ष की बात मान जाता है और वहां से कुछ देर के बाद निकल जाता है। दक्ष से बात करने के बाद दक्ष फिर अपने घड़ी देखता है जिसमें 1 बज रहे हैं और कहता है, लगता है मुझे एक बार उससे भी मिल लेना चाहिए। इतना कहने के बाद दक्ष एक अंधेरी गली में चला जाता है, जिसके बाद वह वहां पर गायब हो जाता है। और जब अंधेरे से बाहर आता है तब वह अपने एक क्लोन के साथ बाहर आता है जो एक जैसे दिख रहे हैं। जिसे देखते हुए एक कहता है, मैं अली से मिलकर आता हूँ, तुम दादाजी पर नजर बनाए रखो, कहीं उन पर कोई हमला न कर दे। अब तक कुछ लोगों को पता चला गया होगा कि वह यहाँ आए थे। जिसके बाद दक्ष अपने चेहरे पर मास्क डालता है और उसका क्लोन धुंधलाते हुए कहीं गायब हो जाता है। अपने क्लोन को गायब होते देख दक्ष की आंखें सतरंगी हो जाती है और कहता है, चलो थोड़ा अब दादाजी के 2 स्टूडेंट्स से मिलके आया जाए। जिसके बाद दक्ष आसमान की तरफ एक छलांग लगाता है, जिसके वह आसमान बिना पंखों के ही खड़ा हो जाता है। फिर वह किसी रॉकेट की तरह आसमान में उड़ते हुए जाने लगता है। जैसे ही दक्ष उड़ान भरता है, देश के एयरफोर्स के रडार में दक्ष उन्हें दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी लोग यह पता लगाने लग जाते हैं यह कौन फाइटर जेट है या एरोप्लान है जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि इस वक्त कोई भी किसी भी फाइटर जेट या फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी है। दक्ष सब वक्त पेरिस की तरफ बढ़ते जा रहा है और जो भी देश से वह होकर गुजर रहा है वहां के भी सोल्जर्स का यही हाल है। वह भी पता नहीं लगा है कि यह कौन सा जेट है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे जानने के लिए बहुत से देशों ने एक साथ दक्ष के बहुत सारे फाइटर जेट भेज दिए, यहां तक कि इंडिया ने भी। लेकिन जैसे ही वह सब दक्ष के करीब पहुंचते हैं और दक्ष को देख पाते, दक्ष उनके रडार से तेजी से कहे और ही चला जाता, जिससे उन्हें यह पता ही नहीं पाता है कि यह आखिर क्या है। कुछ मिनट के बाद उन सभी का पता चलता है वह जो कुछ भी था वह अब गायब हो चुका है, जिसके सभी देश अपने अपने फाइटर जेट्स को वापस बुला लेते हैं और छानबीन करने लगते हैं कि यह आखिर कहां से आया और कहां गायब हो गया। सभी देश इंडिया की तरफ ही शक कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें भी पता चला कि यह जो कुछ भी था वह इंडिया से ही गया है, लेकिन इसकी खबर उन्हें भी नहीं है। जिस वजह से वह सभी देश मिलकर उस फाइटर जेट या फिर वह जो कुछ भी था उसके बारे पता लगाने लगते हैं। यहाँ तक कि बाकी के देश जो इसमें शामिल नहीं थे वह भी इसमें शामिल हो जाते हैं और सभी अगले दिन एक मीटिंग रखने का प्लान बनाते हैं। पेरिस के एक होटल में अविनाश और चंद्रेश सोए हुए थे, लेकिन तभी उनकी आंखें खुल जाती है और उठकर अपने कपड़े पहनकर अपने अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसी होटल के एक कमरे में सरस्वती भी रुकी हुई है और उसके तीनों काका भी, जिन्हें भी कुछ महसूस होता है और वह सरस्वती के कमरे के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं और उसे उठाने लगते हैं। जिसके बाद सरस्वती भी बाहर आ जाती है और कहती है,
आप तीनों यहाँ पर क्या हुआ? जिसके जवाब में भानु कहता है, बेटी हमें अभी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इस बिल्डिंग पर चंद्रेश और अविनाश पहले से ही है, जिनकी शक्तियाँ हमने अभी अभी महसूस की, जो किसी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं और अपने दुश्मन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारा अब इनसे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई भी पावर नहीं है, लेकिन हमारी पावर इतनी नहीं है कि हम आने वाले खतरे से लड़ सके, क्योंकि हमें नहीं पता कि वह कौन दुश्मन है जिससे यह दोनों लड़ने वाले हैं। भानु की बात सुनकर सरस्वती उनकी चिंता को समझ गई और वह तीनों को देखते हुए कहती है, ठीक है, मेरा सामान पहले से ही पैक है, इसलिए हम अभी ही होटल से चेक आउट करते हैं। जिसके 10 मिनट के बाद ही वह चारों लॉबी में पहुंच जाते हैं और तभी भानु, शानू और भास्कर को कुछ एहसास होता है और वह पीछे देखने लगते हैं, जहां पर एक मास्क वाला इंसान ब्लैक सूट पहने बैठा हुआ है। यह दक्ष है जो उन्हें ही देखे जा रहा है। सरस्वती उन तीनों को किसी को देखते हुए देखकर वह भी दक्ष की तरफ अपनी नजरें घुमा लेती है और उसे देखने लगती है, लेकिन वह चारों दक्ष को पहचान ही नहीं पा रहे थे। सरस्वती को ऐसा लगा कि वह उसे जानती है, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था वह कौन है। तभी उसकी नजर मास्क पर जाती है और वह अपने तीनों काकाओं की तरफ देखने लगती है, जिसके जवाब में शानू कहता है, हाँ बेटी, यह मास्क हमने गोस्ट रेस्टोरेंट के दीवार पर देखा था, वह पेंटिंग दीवार पर बनी हुई थी, यह बिल्कुल वैसा ही है। जिसके बाद सरस्वती कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे जानती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। जिसके बाद भास्कर कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह विवेक का बॉस है जो सबसे छुपा रहता है, और आज जब चंद्रेश और अविनाश ने उसे मार दिया तो यह बाहर आ गया और अब चंद्रेश अविनाश का आखिरी समय आ गया है। जिसके बाद दक्ष अपनी जगह से उठता है और जहां सरस्वती और उसके साथी खड़े हैं वहां जाने लगता है, जिसे देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि दक्ष उन पर कभी भी हमला कर सकता है, जिस वजह से वह सभी अपने आप को तैयार कर लेते हैं। लेकिन दक्ष उन्हें इग्नोर करते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और अपनी भारी आवाज में कहता है कि उसे चंद्रेश सिन्हा एंड अविनाश अवस्थी से मिलना है, इसलिए इन्फॉर्म कर दो कि कोई उनसे मिलने आया है। अगर वह 2 मिनट में नीचे नहीं आए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद फिर वह भानु, शानू, भास्कर और सरस्वती को देखते हुए कहता है, मेरा दुश्मन कोई और है, अब सब नहीं। इतना कहने के बाद वह वही काउंटर पर टिककर खड़ा हो जाता है और दीवार पर लगी घड़ी को देखने लगता है। तभी रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि वह दोनों कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, जिसके जवाब दक्ष सिर्फ घड़ी की तरफ ही देखते रहता है। सरस्वती कुछ देर तक दक्ष को देखती रहती है और लेकिन वह उसे पहचान नहीं पियोए रही थी। जिसके बाद वह सभी को जाने के लिए कहती है और वह सभी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन उन लोगों ने कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि दक्ष अपनी भारी आवाज में कहता है, मिस सरस्वती, आप कुछ भूल रही है। सरस्वती खुद का उस इंसान के मुंह से नाम सुनकर रुक जाती है और देखने लगती है और खुद से कहती है, क्या यह मुझे जानता है? इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, लेकिन यह है कौन? और दक्ष को ही देखती रहती है। जिसके बाद दक्ष काउंटर से एक पासपोर्ट उठाकर सरस्वती की तरफ बढ़ाते हुए अपनी भारी आवाज में कहता, आप अपना पासपोर्ट भूल कर जा रही है और साथ ही टिकट इन्हें साथ लेते जाइए, वरना आपकी सुबह की जो मुंबई की फ्लाइट है वह मिस हो जाएगी। दक्ष से सरस्वती पासपोर्ट लेती है और उसे थैंक यू बोलती है और कहती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? मेरा दिल कह रहा है कि हम पहले भी मिल चुके हैं और हमारी बातें भी हुई है। जिसके जवाब में दक्ष कहता है, हाँ हम पहले भी मिले हैं, लेकिन मैं कौन हूँ यह नहीं बता सकता हूँ। इतना कहकर दक्ष घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, मेरा समय खत्म हुआ, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर दक्ष वहां से बाहर निकल जाता है। कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें।